जिंदगी में देर से ही सही लेकिन कुछ न कुछ बनो जरूर। लोग समय के साथ आपकी खैरियत नहीं आपकी हैसियत पूछते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलो भाई, पेन पेपर उठा लो। आज हम कर रहे हैं 25 से लेकर 31 अगस्त 2023 तक का करंट अफेयर। ये आपका वीकली करंट अफेयर है। इसमें हम एपिसोड 10 कर रहे हैं। आपके जितने भी अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे आपके एसएससी, बैंक, रेलवे, बहुत सारे अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। आप इन्हें ज़रूर देखें और बार बार इनको रिवाइज करें। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे अपलोड करूंगा, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो करंट अफेयर है आपके वर्तमान पैटर्न पे आधारित है। जिस तरीके से आजकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी पैटर्न पे मैंने ये क्वेश्चन बनाए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें हम डिटेल में यहाँ पर चीज़ें करेंगे। ये कोई एमसीक्यूज नहीं है, ठीक है। और इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। जो मंथली वाला आएगा मैं उसमें आपको एमसीक्यूज कराऊंगा, ठीक। इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे ताकि चीज़ें हमें अच्छे से याद हों, और जब हम उसका मंथली या कोई रिवीजन करेंगे तो उसमें मैं आपको एमसीक्यूज कराऊंगा और आपको उसमें आंसर देने हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का। देखिए, पहला क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में 100 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीतकर विश्व चैंपियन कौन बन गई है। हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड चैंपियन बाई विनिंग द गोल्ड मेडल इन द 100 मीटर रेस इन द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023, ठीक है। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो है साकेरी रिचर्डसन, ठीक। जो साकेरी रिचर्डसन हैं उन्होंने अभी 10.65 सेकेंड में ये रेस पूरी की, और इसी के साथ उन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर विश्व चैंपियन का खिताब उन्होंने अपने नाम किया है, ठीक है। अब देखिए, जो अभी हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है 2023 की, वो कहाँ पर हुई है, आपके हंगरी में हुई है। और हंगरी कहाँ पर, बुडापेस्ट में, ठीक। और अगर हम इसकी एडिशन की बात करें तो अभी जो ये चैंपियनशिप हुई थी, ये कौन सा एडिशन था, 19th एडिशन था ये, ठीक है। 19वां ये संस्करण था। और सबसे मेन चीज़ जो यहाँ पर हमको याद रखनी है कि नीरज चोपड़ा द्वारा जेवलिन थ्रो में एक स्वर्ण पदक के साथ भारत इसमें 18वें स्थान पर रहा है, ठीक। और नीरज चोपड़ा पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए अलाइव विद अपॉर्चुनिटी अभियान किस देश ने शुरू किया है। विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड अलाइव विद अपॉर्चुनिटी कैंपेन टू इंक्रीज ट्रेड विथ इंडिया। इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रिटेन, ठीक है। अभी हाल ही में जो यहाँ पर G20 शिखर सम्मेलन हुआ था जयपुर में, उसमें जो ब्रिटेन की व्यापार मंत्री हैं केमी, उनके द्वारा अलाइव विद अपॉर्चुनिटी अभियान को यहाँ पर शुरू किया गया, ठीक है। और इस बार जो G20 हुआ था, आपको पता है कि ये अभी भारत इसकी मेज़बानी कर रहा है। ये आपका 1 साल तक चलेगा, ठीक। तो इसमें जितने भी यहाँ पर जो भी शिखर सम्मेलन होंगे वो सारे भारत में होंगे, ठीक है। अब देखिए, जो इस बार का G20 है उसका जो आदर्श वाक्य है, जिसे हम मोटो कहते हैं, वो क्या है, वसुधैव कुटुंबकम, ठीक। और हिंदी में इसका जो मीनिंग हो जाएगा, अर्थ, वह है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। ये आपको याद रखना है। मोटो भी आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो मोटो क्या है इसका, वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। यूपीआई लाइट की ऑफलाइन भुगतान राशि को 200 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। यूपीआई लाइट ऑफलाइन पेमेंट अमाउंट हैज़ बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹200 टू हाउ मच। तो देखिए, जो अभी यूपीआई लाइट की लिमिट थी वो कितनी थी, 200 रुपये थी। अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया, 500 रुपये कर दिया, ठीक है। अब आप 500 रुपये तक का भुगतान यूपीआई लाइट से कर सकते हैं, वो भी बिना इंटरनेट के, ठीक है। आपके फ़ोन में अगर इंटरनेट नहीं है तो तब भी आप बिना इंटरनेट के 500 रुपये तक का भुगतान कर सकते हैं। देखिए, आपसे एग्ज़ाम में क्या पूछ सकते हैं, यूपीआई का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, और ये पहले भी पूछा गया है। तो यूपीआई का जो फुल फॉर्म होता है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं एकीकृत भुगतान इंटरफेस, ठीक। यूपीआई की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपका 11 अप्रैल 2016 से, ठीक है। और ये इसकी शुरुआत किसने की थी, भारत ने की थी। जो यूपीआई की शुरुआत की थी वो किसने की थी,
भारत ने की थी, तो ये भी आपको याद रखना है। अभी कुछ इंटरनेशनल जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी यूपीआई चल रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कौन कौन से वो देश हैं। अभी आप इतना समझ लीजिए कि जो यूपीआई है उसकी लिमिट 200 से बढ़ाकर कितनी कर दी है यूपीआई लाइट की, 500 कर दी है, ठीक है। मैं ये बात कर रहा हूँ ऑफलाइन भुगतान की, ऑनलाइन की नहीं, ऑफलाइन की। जब हम बिना इंटरनेट के यूज करेंगे इसको, तो हम 500 रुपये तक का भुगतान यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए, और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो यूपीआई है वो किसके द्वारा बनाई गई है, एनपीसीआई, ठीक। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीतने वाले पहले तेलुगु एक्टर कौन बन गए हैं? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट तेलुगु एक्टर टू विन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स, ठीक। तो देखिए, अभी जो 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यहाँ पर बांटे गए, उनमें जो तेलुगु एक्टर हैं अल्लू अर्जुन, ठीक है, इनको बेस्ट एक्टर का यहाँ पर अवार्ड दिया गया है, ठीक। और ये क्या है, एक तेलुगु एक्टर हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं जो आपको याद रखनी है। जो यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार था वो किसे दिया गया, आलिया भट्ट को। आलिया भट्ट ने गंगूबाई काठियावाड़ी में जो इनका रोल था, इन्होंने जो वहाँ पे अभिनय किया था, उसके लिए इनको बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया। इसी के साथ कृति सेनन को मिमी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, तो ये अवार्ड दिया गया पंकज त्रिपाठी को। मिमी में जो इन्होंने यहाँ पर सहायक अभिनेता के रूप में जो काम किया था, उसके लिए इनको सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार यहाँ पर प्रदान किया गया है। और जो सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री हैं उसका पुरस्कार किसको दिया गया है, पल्लवी जोशी को, ठीक है। इन्होंने द कश्मीर फाइल्स में यहाँ पर एक सहायक अभिनेत्री के रूप में काम किया था, तो उसके लिए इनको सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अवार्ड यहाँ पर दिया गया है, ठीक। चलिए, कुछ और अवार्ड हैं जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट हैं इसलिए मैंने सारे लिए हुए हैं। अब देखिए, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये है सर्वश्रेष्ठ हिंदी पिक्चर फिल्म, ठीक है। ये अवार्ड कौन सी मूवी को दिया गया है, दी नंबी इफेक्ट। बहुत अच्छी मूवी है, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इसे एक बार जरूर देखें अगर आपने नहीं देखी है। देखो भाई, जब भी आपको लाइफ में कभी ऐसा लगे कि अब आपकी हिम्मत टूट रही है, अब आगे नहीं हो पाएगा, तो आप एक बार इस मूवी को जरूर देख लेना, ठीक है। इसमें एक साइंटिस्ट की यहाँ पर बायोग्राफी ये बनाई गई है जिनका नाम है नंबी, ठीक है। तो उनको देशद्रोह का यहाँ पर उन पे आरोप लगा था, तो उसके लिए उन्होंने 22 साल तक संघर्ष किया और 22 साल बाद उन्हें न्याय मिला। तो इस बीच देखिए, उनके लाइफ में बहुत सी चीज़ें, बहुत सी घटनाएं घटी, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, लड़ते रहे और लास्ट में उनको बाइज्जत बरी किया गया था, ठीक। तो ये क्या है कि ये बताता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी है, चीज़ों से लड़ते रहना है, चाहे वो कोई एग्ज़ाम ही क्यों ना हो आपका। अगर आप एक बार किसी एग्ज़ाम में सक्सेस नहीं हो पाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल हार जाएं, आपको लड़ना है उसके लिए और मेहनत करनी है, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ज़रूर ये मूवी एक बार देखें इसको। चलिए, अगला है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक। तो ये जो अवार्ड दिया गया ये निखिल महाजन को दिया गया। इनकी जो मराठी फिल्म है गोदावरी, ठीक है, उसका निर्देशन करने के लिए निखिल महाजन को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड प्रदान किया गया। फिर है आपका बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, ठीक है। तो ये देवी श्री प्रसाद को, जो इन्होंने पुष्पा मूवी में अपना म्यूजिक डायरेक्ट किया था, उसके लिए इनको बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया। फिर आपका बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन बैकग्राउंड म्यूजिक, ये अवार्ड दिया गया MM कीरावनी को, ठीक है, जो इन्होंने RRR मूवी में बैकग्राउंड म्यूजिक दिया था, तो उसके लिए उनको सर्वश्रेष्ठ म्यूजिक डायरेक्शन का अवार्ड दिया गया, ठीक। फिर आपका बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर, ये अवार्ड दिया गया काला भैरव को। इन्होंने जो RRR में जो इनके गाने थे उनके लिए इनको ये अवार्ड प्रदान किया गया है। और बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड दिया गया श्रेया घोषाल को, ठीक है। इनका एक गीत है मायावा छायावा, तो इसके लिए इनको बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड यहाँ पर प्रदान किया गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको रिवाइज कीजिए।
ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रतिवर्ष महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज विमेन्स इक्वेलिटी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 अगस्त। ठीक है, 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। अब देखिए इसका महत्व क्या है, इसको क्यों मनाया जाता है। अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाले 19वें संशोधन की वर्षगांठ के रूप में इसको मनाया जाता है। ठीक है, और आपसे थीम पूछ देंगे तो आपको थीम याद रखनी है, थीम इंपॉर्टेंट है। देखिए जो 2023 की थीम है महिला समानता दिवस की, वो है एम्ब्रेस इक्वेलिटी। ठीक है, एम्ब्रेस इक्वेलिटी, जिसका हिंदी में अर्थ है समानता को अपनाएं। तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। पीएम मोदी ने 23 अगस्त को कौन सा दिन मनाने की घोषणा की है? विच डे हैज़ पीएम मोदी अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट ऑन 23 अगस्त? ठीक, आपको पता होना चाहिए कि अभी 23 अगस्त को जो चंद्रयान 3 था उसकी सफल लैंडिंग यहाँ पर हुई थी चंद्रमा में। तो उसको चिन्हित करने के लिए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। ठीक है, और देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जो मानव अंतरिक्षी उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो आपका 12 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए भाई अगला देखते हैं। पीएम मोदी द्वारा चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट का नाम क्या दिया गया है? व्हाट हैज़ बीन द नेम ऑफ द लैंडिंग साइट ऑफ चंद्रयान 3 गिवन बाय पीएम मोदी? ठीक, अब देखो जहाँ पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई थी उस साइट को क्या नाम दिया है पीएम मोदी द्वारा? शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने जांच के दक्षिणी हिस्से पर यहाँ पे चांद होगा। ठीक है, चांद के दक्षिणी हिस्से पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। ठीक, तो इस वजह से 23 अगस्त को क्या मनाया जाता है, क्या मनाने की घोषणा की है? राष्ट्रीय अंतरिक्षी दिवस। ठीक है, और जहाँ पर इन्होंने लैंड किया था उस साइट का नाम दिया है शिव शक्ति पॉइंट, ये आपको याद रखना है। और एक चीज़ और इन्होंने घोषणा की कि जहाँ पर चंद्रयान 2 क्रैश हुआ था उस जगह को तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया है। ठीक है, और इसरो से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसरो की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपका 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, 15 अगस्त 1969 को इसरो का गठन किया गया था। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और जो इसके अभी वर्तमान में चेयरमैन हैं वो कौन है? एस सोमनाथ हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। पाकिस्तान में स्थित भारतीय उच्चायोग में नई प्रभारी के रूप में नियुक्त पहली महिला आईएफएस अधिकारी कौन है? हु इज द फर्स्ट वीमन आईएफएस ऑफिसर अपॉइंटेड एज द न्यू इंचार्ज ऑफ द इंडियन हाई कमीशन इन पाकिस्तान? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार किसी महिला को पाकिस्तान में ये चार्ज दिया गया है। तो इसका आंसर आपको याद रखना है गीतिका श्रीवास्तव। ठीक है, ये क्या है? एक आईएफएस अधिकारी हैं। कौन? गीतिका श्रीवास्तव, जिन्हें अभी हाल ही में पाकिस्तान में स्थित जो भारतीय उच्चायोग है उसका नया प्रभारी बनाया गया है। ठीक है, तो गीतिका श्रीवास्तव नाम आपने याद रखना है। देखो जॉन एलिया साहब का एक शेर है, कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा जरूरी है। तो भाई क्यों रुकना है उस हादसे के लिए, अभी सीख जाओ बातों से, है ना। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में जमैका में भारत के उच्चायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू जमैका? ठीक, तो इसका आंसर है मयंक जोशी। ठीक है, जो जमैका में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं वो कौन है? मयंक जोशी हैं। और जो मयंक जोशी हैं वो वर्तमान में टोक्यो में भारत के दूतावास में उप मुख्य मिशन के रूप में कार्यरत हैं। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, किसकी नियुक्ति कहाँ पे हुई है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं भाई। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच डे इज नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया?
तो जो 29 अगस्त है उस दिन क्या मनाया जाता है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके कुछ पॉइंट हैं, जैसे देखिए जो ये खेल दिवस मनाया जाता है ये हमारे जो हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, अब इस बार की जो थीम थी राष्ट्रीय खेल दिवस 2023 की, वो क्या थी, स्पोर्ट्स आर एन इनेबलर टू एन इंक्लूसिव एंड फिट सोसाइटी। ठीक है, ये आपको थीम याद रखनी है। 2023 की जो थीम थी, स्पोर्ट्स आर एन इनेबलर टू एन इंक्लूसिव एंड फिट सोसाइटी। खेल एक समावेशी और फिट समाज को सक्षम बनाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये थीम इंपॉर्टेंट है। और इस बार का जो एडिशन था वो 12वां एडिशन था। ठीक है, इस बार ये 12वां संस्करण था, ये भी आपको याद रखना है, आपसे संस्करण भी पूछ देते हैं। तो आपको ये डेट, थीम और इसका एडिशन ये आपने याद करने ही करने हैं इनको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड 2023 पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट, हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन वीमन टू रिसीव द इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड 2023। ठीक, देखिए जो एकता कपूर हैं उनको अभी हाल ही में इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है। ठीक है, अभी इनको सिर्फ चुना गया है, ये अवार्ड अभी प्रदान नहीं हुए हैं, लेकिन इनका नाम, इसके नाम की घोषणा यहाँ पर कर दी गई है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि एकता कपूर को इसके लिए चुना गया। चलिए आगे देखते हैं। रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष कौन नियुक्त की गई हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट, ये देखना आप कहीं ना कहीं एग्जाम में ये क्वेश्चन दिख जाएगा आपको। ठीक है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वीमन सीईओ एंड चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड? देखो जो जया वर्मा सिन्हा हैं उन्हें अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये नाम जरूर याद रखना, जया वर्मा सिन्हा। ठीक, क्योंकि पहली बार किसी महिला को सीईओ और अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो ये आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। अब देखिए जो रेलवे बोर्ड है उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1905 में हुई थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि रेलवे बोर्ड की शुरुआत कब हुई थी? 1905 में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से किस भारतीय कैंसर विशेषज्ञ को सम्मानित किया गया है? विच इंडियन कैंसर स्पेशलिस्ट हैज रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द रेमन मैग्सेसे अवार्ड? ठीक है, ये जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है 2023 का, इससे अभी किस भारतीय कैंसर विशेषज्ञ को सम्मानित किया गया है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। ठीक, देखिए जो यहाँ के भारत के डॉक्टर रवि कन्नन हैं वो क्या है, एक कैंसर विशेषज्ञ हैं, तो इन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देखिए जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है उसकी स्थापना हुई थी 1957 में। ठीक है, और इसे एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। ये एग्जाम में पहले भी पूछा गया है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है। ठीक, तो ये इसका आंसर था रेमन मैग्सेसे। ठीक है, अब देखिए इनके साथ अन्य जो प्राप्तकर्ता थे रेमन मैग्सेसे वो कौन थे? कोरवी रक्षंद, ये बांग्लादेश के हैं। ठीक है, यूजेनियो लेमोस, ये आपके तिमोर लेस्ते के हैं। ठीक है, फिर है आपका मिरियम कोरोनेल फेरर, ये फिलीपींस की हैं। तो 4 लोगों को यहाँ पर अभी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये चारों नाम आपको याद होने चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। एसडीजी पर तेजी से प्रगति सहित उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय का समर्थन कौन सी संस्था कर रही है? विच इंस्टीट्यूशन इज सपोर्टिंग द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इंक्लूडिंग एक्सलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन
SDG। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे हम UNDP भी बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, UNDP। अब देखिए जो UNDP है इसका गठन हुआ था आपका 22 नवंबर 1965 में। ये चीज़ आपको याद रखना है। इसका मुख्यालय क्या है, न्यूयॉर्क में है। और इसके जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो कौन है, अचिम स्टेनर है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंबोडिया? तो आपको सिंपल सा इनका नाम याद रखना है, हुन मानेट। ठीक है, हुन मानेट को अभी हाल ही में कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। और एक चीज़ और आपको याद रखना है कि जो अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, कंबोडिया में स्थित है। ठीक है, अंकोर वाट का जो मंदिर है वो भी कहाँ पर है, कंबोडिया में स्थित है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। स्वदेशी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र किसके द्वारा विकसित की गई है? इंडिजिनस एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र हैज़ बीन डेवलप्ड बाय हुम? तो देखिए जो अभी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल बनाई गई है जिसका नाम क्या है, अस्त्र है, वो किसके द्वारा बनाई गई है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट में DRDO भी कहते हैं। तो DRDO के द्वारा अभी अस्त्र मिसाइल को विकसित किया गया है। DRDO की बात करें तो इसका गठन हुआ था 1958 में, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय DRDO भवन नई दिल्ली में है। और जो इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं समीर V कामत। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में स्वीकृत धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द रिसेंटली अप्रूव्ड धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व लोकेटेड? तो देखिए जो अभी हाल ही में स्वीकृत हुआ है धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य, ये आपका राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अब मेन चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि ये राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व है और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखनी है। इसके अलावा देखिए राजस्थान में और कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं? रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान के अन्य 4 टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, ये 4 तो पहले से थे, एक अभी स्वीकृत हुआ है धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य, तो टोटल 5 हो गए यहाँ पे। ये कई बार आपसे पूछा है, रणथंभौर, सरिस्का ये और रामगढ़ विषधारी, ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये याद रखने आपको। चलिए आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किस राज्य द्वारा संचालित योजना है? ये मैं आपको बता दूं, ये जो 2022 का SSC हुआ था CGL प्री, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, और अभी ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अभी ये क्यों चर्चा में है, क्योंकि इस योजना को राज्य के 31,000 स्कूलों तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, इस वजह से ये चर्चा में है, तो ये इम्पोर्टेंट भी है, ये आपसे पूछा जा सकता है। देखिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किस राज्य द्वारा संचालित योजना है? चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम इज अ स्कीम रन बाय विच स्टेट? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे दोबारा पूछे जाने की संभावना है। तो इसको कौन संचालित करता है? तमिलनाडु राज्य करता है। ठीक है, इस योजना में जो कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थी हैं उनके लिए इसको लागू किया गया है और इसकी शुरुआत हुई थी 15 सितंबर 2022 को। ठीक, और जो उस समय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे श्री MK स्टालिन, उनके द्वारा इसको यहाँ पर लागू किया गया था। ठीक है, इस योजना को राज्य के लगभग 31,000 स्कूलों तक बढ़ा दिया गया है, जिससे 17 लाख छात्र लाभान्वित हुए हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल को किस भारतीय प्रौद्योगिकी ब्रांड का राजदूत नामित किया गया है? फेमस टेनिस प्लेयर राफेल नडाल हैज़ बीन नेम्ड द एम्बेसडर ऑफ विच इंडियन टेक्नोलॉजी ब्रांड? ठीक है, जो प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं राफेल नडाल, उनको
कौन सी भारतीय प्रौद्योगिकी ब्रांड है उसका राजदूत नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है इन्फोसिस। ठीक है, इन्फोसिस ने अभी हाल ही में टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल को अपना राजदूत यहाँ पर नामित किया है। अब देखिए, जो राफेल नडाल हैं वो स्पेन के एक जाने माने टेनिस खिलाड़ी हैं और उन्होंने अभी तक 22 ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं। ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि उन्होंने अभी तक कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं, तो 22 ग्रैंड स्लैम उन्होंने जीते हुए हैं। ठीक, इसके अलावा देखिए, जो नंदन नीलेकणी हैं वो इन्फोसिस लिमिटेड के सह संस्थापक और अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, ये इसके को फाउंडर भी हैं और अभी इसके अध्यक्ष भी हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है, ग्रीस द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर बाई ग्रीस? तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। देखिए, जो भारत के हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको अभी ग्रीस द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है और इस पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी वो 1975 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और अगर ग्रीस के राष्ट्रपति की बात करें तो ये हैं कतेरिना सकेलारोपोलू, इन्हीं के द्वारा ये अवार्ड यहाँ पर मोदी जी को प्रदान किया गया था। तो ये राष्ट्रपति का नाम आपको याद रखना है, कतेरिना सकेलारोपोलू। ठीक है, तो ये थे हमारे इस वीक के करंट अफेयर। आई होप कि ये चीज़ें आपको सही लगी होंगी, पसंद आई होंगी। इसी तरीके से अब हम यहाँ पर वीकली करंट अफेयर भी करेंगे, तो आप लोग ज़रूर देखें उनको और नोट्स बनाएं उनसे, उनको रिवाइज करें ताकि आपके जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उनमें आपको अच्छे से उनमें आप परफॉर्म कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको ये चीज़ें समझ आई, पसंद आई तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट करना मत भूलिए और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अभी हमारा टारगेट है कि 1000 सब्सक्राइबर हमको यहाँ पे करने हैं, तो मैं चाहूँगा आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो आएंगी उनका नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच जाएगा। ठीक है, चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अपनी तैयारी को जारी रखें, अच्छे से कीजिए, मेहनत कीजिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।